हेलो फ्रेंड्स, इट्स सीके विथ अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं और किन किन चीज़ों में इसका यूज होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर हिस्ट्री, फिर ऑब्टेनिंग स्टेप्स, फिर पीसीआर और एप्लीकेशंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सच एज मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज क्रिएटिंग सीक्वेंस दैट वुड नॉट अदरवाइज बी फाउंड इन द जीनोम। यानी कि अनुवांशिक पुनर्संयोजन जैसे कि आणविक क्लोनिंग के प्रयोगशाला विधि द्वारा डीएनए अणु का निर्माण होता है, जो अनुवांशिक सामग्री के अनेक स्रोतों से एकत्रित होता है और जो जीनोम में न मिलने वाले अनुक्रम का निर्माण करता है। दूसरा है आर डीएनए इज पॉसिबल बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम केमिकल स्ट्रक्चर। दे डिफर ओनली इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विथ इन दैट आइडेंटिकल ओवरऑल स्ट्रक्चर। यानी कि आर डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए संभव है क्योंकि सभी जीवों के डीएनए अणु समान रासायनिक संरचना का साझा करते हैं और वह उस समान समस्त संरचना के भीतर केवल न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में ही भिन्न होता है। यह तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द टेक्निक बाय विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑब्टेन बाय इंट्रोड्यूसिंग वन स्पीसीज ऑफ जीन इनटू अनदर स्पीसीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अर्थात वह तकनीक जिससे एक प्रजाति के जीन को दूसरी प्रजाति के डीएनए में प्रवेश कराकर पुनर्योजी डीएनए प्राप्त किया जाता है, उसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी या फिर पुनर्योजी डीएनए तकनीक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सबसे पहला ब्रेक थ्रू 1960 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1969 में हर्बर्ट बोयर ने ECORI नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्चेरिचिया कोलाई से आइसोलेट किया था। उसके बाद 1970 में हावर्ड टेमिन और डेमिन बाल्टीमोर ने स्वतंत्र रूप से एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा रेट्रोवायरस से खोजा था। फिर उसके बाद 1972 में डेविड जैक्सन, रॉबर्ट साइमन और पॉल बर्ग ने सफलतापूर्वक आरडीएनए मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया था। उसके बाद 1973 में पहली बार कोहन और बॉयर ने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसका नाम था PSC-101 को बैक्टीरियल होस्ट से डेवलप किया था। उसके बाद 1975 में स्मिथ और नाथन्स ने नए एंजाइम की खोज की थी जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज, जिसका उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक टेक्निक के रूप में यूज होता है। इस खोज के लिए स्मिथ और नाथन्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम देख लेते हैं ऑब्टेनिंग आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज टू आइसोलेट डोनर एंड वेक्टर डीएनए। The procedure used for obtaining vector DNA depends on the nature of the vector. Bacterial plasmids are commonly used vectors and these plasmids must be purified away from the bacterial genomic DNA. अर्थात पुनर्योजी डीएनए बनाने के लिए पहला कदम होता है डोनर और वेक्टर डीएनए को आइसोलेट करना। वेक्टर डीएनए प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया जो होती है वह वेक्टर की प्रकृति पर निर्भर करती है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड को आमतौर पर वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है और ये प्लाज्मिड जीवाणु के जीनोमिक डीएनए के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब इसे समझते हैं। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए हमें दो डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है वेक्टर डीएनए और एक होता है फॉरेन डीएनए। तो इसका पहला स्टेप होता है इन दोनों डीएनए को आइसोलेट करना। तो डीएनए को आइसोलेट करते कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना पड़ता है। प्योर फॉर्म कहने का मतलब है कि वो किसी मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ ना जुड़ा हो। अक्सर क्या होता है कि डीएनए किसी मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ में उपस्थित होता है।
तो इसे अलग करने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हमें प्रोटीन से डीएनए को आइसोलेट करना है तो उसमें हम प्रोटीएज एंजाइम डाल देंगे, जिससे कि प्रोटीन अलग हो जाएगा और डीएनए हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ये हो गया इसका आइसोलेशन का प्रोसेस। अब इसका दूसरा स्टेप होता है कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए कैन बी कट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स बाय मैकेनिकल शेयरिंग, यानी डीएनए को यदि यांत्रिक विधि से काटा जाए तो वह बड़े टुकड़ों या फिर रैंडम कट में कट सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द सीजर्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। Restriction endonuclease are enzymes that will recognize specific nucleotide sequence in the DNA and break the DNA chain at this point। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वह आणविक अनुवांशिकी की सीजर यानी कि कैंची होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वह एक प्रकार का एंजाइम होता है। यह डीएनए में उपस्थित विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है तथा डीएनए को उस विशिष्ट बिंदु से काट देता है। A variety of RE have been isolated and are commercially available. Most cut of a specific palindromic sites in the DNA sequences that is the same on both antiparallel DNA strands। यानी कि आरी को पुनः कई किस्मों में अलग किया जाता है और वाणिज्यिक या फिर कमर्शियल रूप से उपलब्ध किया जाता है। डीएनए में अधिकांशतः कट एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक स्थलों पर होते हैं जिसमें दो असमान डीएनए में अनुक्रम समान होता है। दिस कट्स कैन बी ए स्टार्च्ड विच जनरेट स्टिकी और ओवर हैंगिंग एंड्स और ए ब्लंट विच जनरेट फ्लश एंड्स। इसका मतलब ये कट्स टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं जो चिपचिपे या ऊपर से लटकते हुए किनारे या फिर ब्लंट जो फ्लश के सिरों पर उत्पन्न होते हैं। इसे समझते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, अब दूसरा स्टेप होता है कि हमें डीएनए को कट करना है। तो यदि अगर डीएनए को मैकेनिकल शेयरिंग से कट करें तो वह रैंडम कट या फिर बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। इसलिए इसे काटने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज करता क्या है कि यह डीएनए के स्पेसिफिक साइट पर ही कट लगाता है, जैसे कि वेक्टर डीएनए के स्पेसिफिक साइट और फॉरेन डीएनए के स्पेसिफिक साइट, इन दोनों पर यह कट लगा देता है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होने के बाद डीएनए बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उनमें से यूज आने वाले डीएनए को अलग कर लिया जाता है। इसे अलग करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता क्या है कि जो फ्रेगमेंट्स कट होते हैं उन्हें पृथक कर लेता है, यानी कि उन्हें अलग कर लेता है कटे हुए भाग से। चौथा स्टेप होता है जॉइनिंग ऑफ डीएनए। वंस यू हैव आइसोलेटेड एंड कट द डोनर एंड वेक्टर डीएनएस दे मस्ट बी जॉइन टुगेदर, यानी कि एक बार जब डोनर और वेक्टर डीएनए को पृथक करके काट लेते हैं तब उन्हें एक साथ मिलना चाहिए या फिर जोड़ना चाहिए। द डीएनएज आर मिक्स्ड टुगेदर इन ए ट्यूब। दोनों डीएनए एक ट्यूब में एक साथ मिश्रित होते हैं। इफ बोथ हैव बीन कट विथ द सेम आरी द एंड्स विल मैच अप बिकॉज दे आर स्टिकी, यानी कि यदि दोनों को पुनः उसी आर ई से काट दिया गया हो तो अंत मैच हो जाएगा, क्योंकि वह अंत का या अंतिम भाग जो होता है वह स्टिकी यानी कि चिपचिपा हो जाता है। डीएनए लाइगेज इज द ग्लू ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दैट होल्ड्स द एंड ऑफ द डीएनए टुगेदर, यानी कि डीएनए लाइगेज जो होता है वह आणविक अनुवांशिकी की गोंद का कार्य करता है जो डीएनए के छोर को एक साथ रखता है। डीएनए लाइगेज क्रिएट्स ए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनएस। डीएनए लाइगेज दो डीएनए के अंत में, यानी कि अंत के या फिर समाप्ति के बीच में एक फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करता है। अब देख लेते हैं फॉरेन डीएनए को। जैसे इसके फ्रेगमेंट्स को हमने डिजाइड कर लिया यहाँ से, और वेक्टर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को भी यहाँ से डिजाइड कर लिया था, तो ये वाला भाग
और बाकी ए वाले भाग को छोड़कर इन दोनों डीएनए को लाइगेज जो है वह फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड के साथ में जोड़ देता है। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए एक साथ मिल जाते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। अगला स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। द वेक्टर इज इंसर्टेड इनटू ए होस्ट सेल इन ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वेक्टर को एक होस्ट सेल में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को रूपांतरण या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉसिबल होस्ट सेल इज इस्चेरिचिया कोलाई। किसी भी संभावित पोषक कोशिका का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है इस्चेरिचिया कोलाई। द होस्ट सेल मस्ट बी स्पेशली प्रिपेयर्ड टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। पोषी कोशिकाओं को विदेशी डीएनए को लेने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। सेलेक्टेबल मार्कर्स कैन बी फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, कलर चेंज एंड एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक विच कैन डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट फ्रॉम untransformed host. Between vector have different properties to make them suitable to different applications. यानी कि चयन योग्य मार्कर्स जैसे कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध, रंग परिवर्तन या किसी भी अन्य विशेषता के लिए हो सकते हैं जो रूपांतरण किए गए होस्ट को अंतर नहीं कर सकते हैं। Some properties can include symmetrical क्लोनिंग साइज एंड हाई कॉपी नंबर्स। यानी कि कुछ गुणों में सम्मित क्लोनिंग साइट, आकार और उच्च कॉपी नंबर शामिल हो सकते हैं। इसका जैसे 5वां स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने तैयार कर लिया, तो इसका अब क्या करेंगे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि इसे रूपांतरण किया जाता है एक होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या फिर बेस्ट होस्ट होता है इस्चेरिचिया कोलाई। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसे इस्चेरिचिया कोलाई में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जो कि एक होस्ट सेल है। अब हम इसे शुरू से समझते हैं सारे स्टेप को। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए दो डीएनए लेते हैं, एक होता है फॉरेन डीएनए और एक होता है वेक्टर डीएनए। दोनों डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद दोनों डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगा देते हैं। कट होने के बाद डिजायर्ड फ्रेगमेंट के द्वारा सारे कट हुए फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है। फिर लाइगेज के द्वारा फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को एक साथ जोड़ लिया जाता है। फिर जोड़ने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है इस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक होस्ट सेल है, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और ये सेल आगे चलकर डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR is a method widely used to rapidly make millions to billions of copies of a specific DNA sample, allowing scientists to take a very small sample of DNA and amplify to a large enough amount to study in detail. यानी कि PCR यह एक विशिष्ट DNA नमूने के लाखों करोड़ों प्रतियों को तेजी से बनाने तथा बहुत अधिक उपयोग होने वाली एक विधि होती है। PCR was invented in 1984 by the American biochemist Kary Mullis at CITES Corporation. PCR का आविष्कार अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस के द्वारा 1984 में सीटर कॉरपोरेशन में किया गया था। It is fundamental to much of genetic testing, including analysis of ancient samples of DNA and identification of इन्फेक्टियस एजेंट्स। डीएनए के प्राचीन नमूनों का विश्लेषण तथा संक्रामक एजेंट की पहचान समेत अनेक प्रकार के आनुवंशिक परीक्षणों का यह मूल सिद्धांत होता है। यूजिंग पीसीआर कॉपीज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर एक्सपोनेंशियली एम्प्लीफाइड इन ए सीरीज ऑफ साइकिल ऑफ टेम्परेचर चेंज।
यानी कि डीएनए अनुक्रमों की बहुत छोटी मात्रा को पीसीआर प्रतिलिपियों का उपयोग तापमान परिवर्तन के चक्रों की श्रृंखला में तेजी से प्रवर्धित होने के लिए होता है। PCR is now a common and often indispensable technique used in medical laboratory and clinical laboratory research for a broad variety of applications including biomedical research and criminal forensic। PCR अब एक आम और अनिवार्य तकनीक है जो चिकित्सा प्रयोगशाला और नैदानिक प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जैव चिकित्सा अनुसंधान और आपराधिक न्याय सहित व्यापक किस्म का अनुप्रयोग के लिए खोज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एप्लीकेशन के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स एंड रिसर्च। यानी कि पुनर्योजी डीएनए का जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई, मैप एंड सीक्वेंस जीन्स एंड टू डिटरमाइन देयर फंक्शंस। इसका मतलब पुनर्योजित डीएनए का प्रयोग जीनों की पहचान करने, उनके मानचित्र बनाने तथा उनके कार्यों का निर्धारण करने में किया जाता है। Many additional practical applications of recombinant DNA are found in industry, food production, human and variety medicine, agriculture and bioengineering। पुनर्योजित डीएनए के अनेक व्यवहारिक उपयोग उद्योग, खाद्य उत्पादन, मानव और पशु चिकित्सा, कृषि तथा जैव अभियांत्रिकी में पाए जाते हैं। Recombinant proteins are widely used as reagent in laboratory experiments and to generate antibody probes for examining protein synthesis within cell and organism। पुनः संयोजक प्रोटीन का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में किया जाता है और कोशिकाओं तथा जीवों में प्रोटीन संश्लेषण की जांच के लिए एंटीबॉडी जांच उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। The most common application of recombinant DNA is in basic research, in which the biotechnology is important to most current work in the biological and biomedical science। पुनर्योजित डीएनए का अति सामान्य अनुप्रयोग मूलभूत अनुसंधान में है, जिसमें जैव तथा जैव चिकित्सा विज्ञान के अधिकांश वर्तमान कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। So friends, recombinant DNA technology is complete and our next topic is gene cloning। इन नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि जीन क्लोनिंग क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, इसके स्टेप्स, एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। मीट इन नेक्स्ट वीडियो with one more topics। Thank you।